अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। बरसात के मौसम में बकरियों की देखभाल है जरूरी। झींगा मछली पालन अच्छी आमदनी कमाने का जरिया। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय से अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो बकरियों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस बरसात के मौसम में बकरियों की उचित देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। और इस मौसम में सभी पशुओं में विशेष प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर अपन बकरी के संदर्भ में बात करें तो बकरी के संदर्भ में आप लोग जानते हैं अपने क्षेत्र में जो बकरी पालन का व्यवसाय है वो किसानों द्वारा ग्रामीण परिवेश में किया जा रहा है। और इसमें भी एक विशेषता ये है कि किसान भाई बकरी के पोषण पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते, वो पूरी तरह से कहना चाहिए बकरी को चराने पे ही निर्भर करते हैं। इस परिस्थिति में क्या होता है कि कई बार बरसात में विभिन्न प्रकार के परजीवियों के जो अंडे रहते हैं, विशेषकर अगर बकरी के संदर्भ में बात करें प्रोटोजोआ होता है, बीमारी पैदा करता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि एक तो बार बार एक ही खेत में बकरी अपन न चराने जाएं। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में बकरियों के रहने के लिए अलग बाड़ा होना बहुत जरूरी है। जिस बाड़े में बकरियां रहती है उसकी नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। बकरियों को बैठने के लिए मचान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो नमी से दूर रहें। दीवार से सटाकर बांस की खपचियों को लगा दें, उस पर अगर बकरियां बैठेंगी तो वो कई तरह की बीमारियों से बच जाएंगी। बकरियों को जहां बांधा जाता है वहां मच्छर बहुत होते हैं, इसलिए नियमित रूप से हर शाम धुआं जरूर करें। सप्ताह में एक बार जहां बकरियां बैठती हैं वहां चूने का भुरकाव करें जिससे बैक्टीरिया ना पनपने पाए। देखिए, आवास की अगर अपन बात करें तो बकरियों को सामान्यतः कोई विशेष आवास ग्रामीण परिस्थितियों में नहीं दिया जाता है, लेकिन जो भी आवास दिया जा रहा है बरसात के मौसम में अपने को ये ध्यान रखना है, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आवास को अपने को सूखा रखना, दूसरा कहीं से भी उसमें पानी की बौछार या पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम झाड़ू लगा के उसके जो शेड है उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई करनी चाहिए। अन्यथा यदि इसमें एक भी रोगी बकरी हुई तो सभी बकरियों को हमारी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। बरसात के मौसम में सूरज निकलने के 2 घंटे बाद बकरियों को चराने जाना चाहिए और शाम को धूप रहे उससे पहले चराकर वापस आ जाना चाहिए।
जिससे इनमें रोगों की संख्या कम होती है। बकरियों का पेट घास से पर्याप्त मात्रा में नहीं भरता है, इसलिए सूखा चारा देना हर दिन बहुत जरूरी है। एक औसत दुधारू बकरी को 2 दिन में करीब 3.5 से 5 किलोग्राम चारा मिलना जरूरी है। इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा और 2 से 2.5 किलोग्राम हरा चारा दलहनी घास मिलना चाहिए। बकरियों को चरने के अलावा नियमित 100 से 150 ग्राम दाना मिश्रण जरूर खिलाएं, जिससे इनकी बरसात में भी शारीरिक वृद्धि नहीं रुकेगी। दूसरी बात यह है कि बकरियों के लिए कई बार बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही होती है तो किसान उनको बाहरी क्षेत्रों में चराई करने के लिए नहीं ले जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रति वयस्क बकरी को अपने को 300 ग्राम से 350 ग्राम 400 ग्राम तक संतुलित दाना देना चाहिए। और इसके साथ में दलहनी फसलों का जो भूसा है, विशेषकर अरहर, चना, बरसीम, इन फसलों का जो भूसा है उसको अपने को बकरी को खिलाना चाहिए। इन फसलों के भूसे को बकरी बड़े चाव से खाती है। सूखा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो वो गेहूं का भी भूसा खाएगी, लेकिन नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से बकरी की जो लाइकिंग है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स के या दलहनी फसलों के भूसे के लिए रहती है। तो इन फसलों का भूसा बकरी को दें। को अगर अपन हरा चारा भी डालें और यदि उसमें थोड़ा सी भी नमी है या थोड़ी सी भी दुर्गंध है तो बकरी उसको बिल्कुल नहीं खाती है। तो एक तो बरसात में पानी से बचाने का प्रयास करें। दूसरी बात क्या है कि जब कभी हमें ऐसा लगता है कि बकरी के बाह्य शरीर पे एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी लग गए हैं तो बाह्य परजीवी को रोकने के लिए अपने को बाह्य परजीवी नाशी दवा रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। कई प्रकार की दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। दवाई की लगभग 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के बकरी को अच्छे से नहलाना चाहिए या उसको प्रॉपर तरीके से कपड़े भिगो के पूरे शरीर को उसको पोंछना चाहिए और धूप में थोड़ी देर के लिए खड़ा रखना चाहिए, जिससे कि जो भी बाह्य परजीवी होंगे वो अपने आप से ही गिर जाएंगे। इंटरनल पैरासाइट्स भी बकरी में कई रहते हैं। आंतरिक परजीवी की रोकथाम के लिए जो पशुओं में दवाइयाँ आती हैं वो 2 प्रकार की दवाइयाँ सामान्यतः यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले एल्बेंडाजोल होती है। एल्बेंडाजोल इस प्रकार की दवाई रहती है कि उसको अपने को खाली जानवर जो है या जो प्रेग्नेंट बकरियां नहीं हैं उनमें उपयोग करना है। और यदि हमारी बकरियां ग्यावन हैं तो उसके लिए फेनबेंडाजोल का यूज़ करना है। सामान्यतः दवाई की मात्रा 1 ग्राम प्रति 50 किलोग्राम वजन के हिसाब से रहती है, लेकिन बकरी में अपने को थोड़ी सी कम डोज ही यूज़ करनी चाहिए बड़े पशुओं की तुलना में। दूसरी बात यह है कि बकरियों में बरसात के प्रारंभ होते ही खुरपका मुहपका बीमारी होने के भी खूब महत्वपूर्ण चांसेज रहते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या है, पहले से ही टीकाकरण के द्वारा अपने को बकरियों को खुरपका मुहपका रोग से बचाना है। टीकाकरण बरसात आने से 1-2 हफ्ते पहले अपन करा सकते हैं और उसके बाद में बकरी अपनी इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारत में मछली पालन काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। ऐसे में झींगा मछली पालन के व्यवसाय के प्रति किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। झींगा पालन के आमतौर तटीय क्षेत्रों में पालन सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन अब तकनीकी सहायता के चलते किसान खेतों में बनाए गए तालाबों में भी झींगा पालन कर सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। पूरा विश्व भर में आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि पूरे विश्व भर में महाझींगा पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप से एक बहुत ही लोकप्रिय है।
वो इसी कारण क्योंकि झींगा बहुत ही सुस्वादु एवं पौष्टिक एक आहार के रूप में भी देखा गया है। इसका अगर जैव रासायनिक बात करें तो इसमें पाया जाता है लगभग 20 से 21% प्रोटीन, साथ ही साथ इसमें पाया जाता है कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फिर पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा भी। साथ ही साथ प्रोटीन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा है दूसरे मछली के अंतर में। महाझींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। ये मछली की प्रजाति न होते हुए भी जल में रहने के कारण सामान्य बोलचाल में मछली ही समझा जाता है। महाझींगा का पालन अन्य मछलियों जैसी रेहू, कतला, मृगल के साथ किया जा सकता है। चूँकि महाझींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, इसलिए इसके तालाब में कॉमन कॉर्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। महाझींगा पालन के लिए किसान बीज को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मंगवा सकते हैं। इसके लिए मत्स्य पालक अपने प्रदेश मत्स्य विभाग या नजदीकी मत्स्य विभाग से संपर्क करें। और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब आप उसको डाल रहे हैं मछली को, तो ये बस ध्यान रहे कि वो बहुत ही अच्छा बीज होना चाहिए। एक ही उसका समस्या है कि बीज उसका ज़्यादा उपलब्ध नहीं मिलता है, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपका बीज का स्रोत कहाँ से आप ले रहे हैं। तो अगर आप उस हिसाब से डालते हैं और उतना ध्यान रखिए कि कितना उसका जो स्टॉकिंग है वो 50 से 100 प्रति मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। अब मीठा पानी में भी आप झींगा पालन बहुत अच्छे से उसको पालन कर सकते हैं। जब आप झींगा पालन करना चाहेंगे मीठा पानी में, तो मिनिमम आपको 1 एकड़ के ज़मीन चाहिए या फिर 1 एकड़ के तालाब रकबा वाला ज़मीन चाहिए, जिसमें आप महाझींगा आप उसको एक उसका जो प्रजाति साइंटिफिक जो नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी और लोकली उसको स्कैम्पी भी बोलते हैं। मटियाही या दोमट मिट्टी वाले एकड़ या इससे छोटे तालाब महाझींगा पालन के लिए अच्छे होते हैं। महाझींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा ले, ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े इत्यादि न रहें। इसके बाद सामान्य तौर पर जिस प्रकार मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से तालाब की तैयारी कर ले। साथ ही झींगा मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर इत्यादि तालाब में डाले। जब तालाब के पानी का रंग हल्का हरा अथवा भूरा हो जाए, तब बीज का संचयन करें। केवल महाझींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी कि 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है। और जब तालाब में डाल रहे तो 15 दिन पहले ही तालाब को आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चूना लगभग 40 से 80 किलो, गोबर आपको डालना है लगभग 2 से 4 टन, आपको यूरिया भी डालना होगा 40 से 60 किलोग्राम और साथ ही साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 से 120 किलो प्रति एकड़। अगर आप ये सब डाल लेते हैं तो पोस्ट लार्वा का बात करते ही हम पहले बोलते हैं कि जो आपका जो झींगा का जो जीव चक्र है वो है जो अंडा के बाद उसका 11 लार्वल स्टेजेस होता है, जो कि 22 से 25 दिन तक ही उसका ख़त्म हो जाता है। 25 दिन के बाद वो पोस्ट लार्वल स्टेज में आता है, जो झींगा का जो एक छोटा रूप उसका धारण कर लेते हैं। उसी पोस्ट लार्वल स्टेज में ही आपको क्या करना होगा, आपको उसको तालाब में डालना होगा स्टॉकिंग के रूप में। उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको खाना जो अगर आप पोस्ट लार्वा वाला स्टॉक करते हैं तो आपको खाना देना पड़ेगा सूजी, मैदा और उसके साथ अंडा का घोल मिला के उसको एक गोलाकार बना के उसको आप छिड़क दीजिए। सिर्फ एक ही ध्यान रखिए, आपको हर दिन उसको परिपूरक आहार देना जरूरी है, क्योंकि बिना सप्लीमेंट्री फीड का इसका विकास अच्छा नहीं हो पाता है। झींगा सर्वभक्षी के साथ साथ परभक्षी स्वभाव का होता है, इसलिए तालाब में आहार की कमी न होने दे, अन्यथा भूखा रहने की दशा में झींगे आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः झींगा बीज के वजन का 10% तक आहार प्रतिदिन झींगों की तीव्र गति से वृद्धि के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन दे। इसके लिए झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना लाभकारी होता है। इसके आहार में 4% सरसों की खली, 4% राइस ब्राउन और 2% फिश मील दे। साथ ही मांसाहार में प्रमुख रूप से मछलियों को चूरा, घोंगा, छोटे झींगे एवं बूचड़ खाने का अवशेषों को दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और आपको सुबह और शाम 2 टाइम ज़रूर उसको खाना देना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप झींगा पालन करते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत ही इसमें खासियत है। टेम्परेचर इसमें 24 से मिनिमम
24 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना है। जब इसके कम आ जाता है तो बेटर है कि आप उसको बेच दीजिए। 24 से अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो उसका जो मृत्यु का दर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। झींगा की वृद्धि की जांच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जांच करें। ऐसे आहार का प्रयोग करें जो पानी में स्थिर रहे और जल को कम प्रदूषित करे। साथ ही जो झींगा 50 से 100 ग्राम के हो गए हैं उन्हें निकाल कर बेच दें ताकि बचे हुए छोटे झींगों का विकास किया जा सके। तभी आप उसको अच्छे से 6 से 7 महीना तक उसको आप पालन कर सकते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो ये जो 6-7 महीना का जो पालन का जो समय है उससे झींगा मछली लगभग 50 से 100 ग्राम तक हो जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी अगर आप कॉमन मछली अगर डालेंगे जो कि मीठा पानी में होता है, यानी रोहू, कतला, नैनी, उसका आपको 150 से 200 या 250 प्रति किलो ही आपको दर मिलेगा। पर वही अगर आप झींगा मछली पालन करते हैं और महाझींगा अगर आप बेचते हैं, उसका 50 से 100 ग्राम तक भी आ जाता है, तो उसका रेट हो जाता है 300 से 350 प्रति किलो, जो कि बहुत ही बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अरहर की खेती प्रदेश के सभी क्षेत्रों में की जाती है और किसान इसकी फसल लगाकर अच्छा लाभ भी कमाते हैं, लेकिन कभी कभी फसल में कीट और रोगों के प्रकोप से फसल खराब हो जाती है, जिससे अरहर के उत्पादन में कमी होने लगती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ आयुष सिंह परिहार। आज आपके सामने अरहर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ और इसमें कई रोग और कीट भी अटैक करते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत बर्बाद हो जाती है और कभी कभार हमें मुनाफे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अरहर में पहला रोग लगने की। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला रोग होता है उकठा रोग। इसमें जड़ें हरे डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं और पेड़ मुरझा जाता है, सफ़ेद और काली लकीरें बन जाती हैं, पौधा इसमें पनप नहीं पाता है और निढाल हो जाता है और इसकी जो जड़ें रहती हैं वो सब गलने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा सूख कर मुरझा कर टूटने लगता है। तो किसान भाइयों, इससे सबसे पहले बचने का आसान, सबसे अच्छा और किफ़ायती और आसान तरीका ये होता है, जो उकठा रोग का जो पौधा होता है उसको ज़मीन से मट्टी सहित उखाड़ के और कहीं दूर ले जाके, जहाँ आपका खेत नहीं हो वहाँ उसको अच्छी तरीके से जला दो, ताकि ये फंगस दूसरे पौधे को इन्फेक्ट ना करे। अगर ये पौधा अगर दूसरे बाजू वाले स्वस्थ पौधे के बाजू में रहेगा तो ये स्वस्थ पौधा भी खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा हर बार ध्यान रख के करते रहना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है।
किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फली भेदक मक्खी की। तो फली भेदक मक्खी जो होती है वो जब ये फसलों के ऊपर आती है तो बैठती है, तो ये अपने लार्वा को साथ छोड़ के चली जाती है। तो ये लार्वा जो होते हैं वो पनपते हैं उसके ऊपर और जो दाल रहती है उसको वो खाना चालू कर देते हैं। और ये ज़्यादातर क्लोरोफिल को ही खाते हैं। और इससे बचने का एक सबसे अच्छा सुझाव होता है कि हम इसको प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको पूरी फसल के ऊपर छिड़क देंगे और ये हमारी फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचा लेगा। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पोट बोरर की। ये कीड़ा पूरी फसल के अंदर लगता है। ये फसल की जो फलियां रहती हैं उसको खाता है। जब ये फसल की फलियों को खाता है तो फलियों का आकार भी बदलने लगता है। इसको सबसे अच्छी तरीके से ख़त्म करने का तरीका होता है कि ये आपको अगर स्टार्टिंग में दिख रहा है तो हाथों से निकाल दीजिए। जो पोट बोरर होता है हम उसको पूर्ण रूपेण खत्म करने के लिए इंडोक्सा कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 ml प्रति लीटर के ml से यूटिलाइज करके हम उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शरणपुर, जिला अररिया के चंचल यादव ने। आपने पशुशाला में पानी के सही उपयोग की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 2-3 तरह के कार्य जल संरक्षण के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि पानी की सफाई के बाद उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए उस दिशा में कार्यरत हैं। दूसरा पार्ट हमारा है कि पानी की बचत कैसे की जाए। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे अभी पानी उपलब्ध है, तो इसलिए लोगों में जागरूकता की कमी है। जबकि अगर आप राजस्थान जाएं, गुजरात जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, उन लोगों में पानी की कदर है। वो लोग क्योंकि पानी को इस्तेमाल करना जानते हैं, तो हमें भी उसी राह पे चलना पड़ेगा। तो इसलिए पानी का दोहन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और यदि हो सके तो पानी की रिसाइकलिंग करके उसको जगह जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ लोगों में ये चीज हो सकती है कि हम जानवरों को गंदा पानी क्यों पिलाएं। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ये गंदा नहीं है, ये टोंटी के या ट्यूबवेल के पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है, बीमारी रहित हो जाता है। तो एक एस्पेक्ट तो हम ये कवर कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अपने आप ही जल का संरक्षण, उसका व्यर्थ बहना कैसे रोका जाए। अगर 1/2 इंच, आधे इंच की टोंटी जो अमूमन घरों में होती है, पशुशालाओं में होती है, अगर उसको हम खुला छोड़ दें और 16 घंटे तक खुला छोड़ दें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें 28,800 लीटर पानी जो है वो व्यर्थ बहता जाएगा। तो इसी विषय में हमने कुछ अध्ययन किए हैं। यानी कि 1 इंच का पाइप अमूमन किसान भाई हमारे इस्तेमाल करते हैं फर्श धोने के लिए। तो अगर उस होज पाइप को हम देखें और 10 बाय 10 फुट का एक फर्श का टुकड़ा अगर धोना है तो उसमें तकरीबन 250 लीटर पानी जो है वो खर्च हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने एक मशीन जो है वो भी बनाई है और उसको फार्मर जो है अपने घर पे ही बना सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लम्बिंग का सामान है, पानी की पाइप है और जो खेत में स्प्रे करने के लिए जेट होता है केवल उसका इस्तेमाल किया है। इसमें अगर हम 1 इंच की होज पाइप को इस्तेमाल करते हैं तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में 250 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और जब हमने इससे अध्ययन करके देखा तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में केवल मात्र 50 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। इसमें ये 2 पाइप हैं जो कि एक पानी की पाइप से कनेक्टेड है, दूसरा पाइप हम प्रेशर के पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं और इनका फ्लो जो है, बहाव है, वो हम इन रेगुलेटर की मदद से
कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नोजल्स हैं जहाँ से पानी निकलता है। पानी के साथ साथ हम फर्श पे इनको यूज़ करते हैं। जैसे पाइप यहाँ पे लगी हुई है, इसको हम जैसे ही मूव करते हैं, ये देखिए आप इन नोजल से पानी निकल रहा है और इसको हम साथ के साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कम समय में सफाई अच्छे से हो सकती है और दवाई का छिड़काव भी हो सकता है। मेरा किसानों को मैसेज ये है कि बाकी चीजें सब बेकार हो जाएंगी, अगर जल नहीं रहा तो कल नहीं रहेगा। जीवन को बचाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। भविष्य में जल उपलब्धता पर बढ़ते दबाव के चलते हमें जल संरक्षण एवं अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग हेतु कुछ उपाय करने होंगे। गंदे पानी को, जो पशुशाला का गंदा पानी है, उसको साफ कैसे किया जाए, तो इस सफाई के कार्य में हम दो चीजें जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 फिटकरी, और इस फिटकरी को कूट करके आप इस प्रकार से रख लीजिए और बारीक पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है एक्टिवेटेड चारकोल, या किसान भाई जो हैं अगर वो चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे की राख जो है वो भी इसी तरीके का कार्य करती है। NDRI करनाल के पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष के मुताबिक अपशिष्ट जल को पुनः प्रयोग में लाने से हम काफी हद तक स्वच्छ जल संसाधनों को बचाकर उन्हें भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारा पशुशाला का गंदा पानी है, आप देखिए कितना गंदा पानी है ये। इस पानी को साफ करने के लिए इसमें मैंने जो बताया था फिटकरी का पाउडर वो मिलाया जाता है। तो हमने ये फिटकरी का पाउडर मिला करके रखा इसको, तो इसमें देखिए जिस प्रकार से दूध फटता है, इस प्रकार से जो भी गंदगी थी इसमें पानी में वो फट करके नीचे सेटल हो गई है। जब ये सेटल हो गई 1-1.5 घंटे बाद, तो उसके बाद हमने ये चारकोल जो काला पाउडर मैंने दिखाया था उसको फिर इसमें घोल दिया। घोलने के बाद इस पानी में ये सेटल हो गया, नीचे जो है नीचे बैठ गया है। अब ये ऊपर का पानी जो है कम से कम 8 या 10 घंटे तक नितरता रहेगा और वो नीचे बैठता रहेगा, और सेटल होने के बाद ऊपर का पानी नितार करके आप इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। अब ये जो जल है ये बिल्कुल शुद्ध है। फिर इसका कपड़ छान कर सकते हैं आप। कपड़े से छानने के बाद ये पानी बिल्कुल ट्यूबवेल के पानी की तरह, जिस तरह टोटी का पानी आपके घरों में आता है, उसी प्रकार का पानी जो है ये मिलेगा आपको, बिल्कुल साफ सुथरा। और इसके नीचे कोई भी कण या कोई भी चीज़ जो है इसके नीचे नहीं है। अब बात आती है कि साहब इसमें बीमारियां और इस टाइप के रोग जनित बैक्टीरिया तो नहीं है, तो इसके लिए उसमें 1% का घोल सोडियम हाइपोक्लोराइट नाम से बाजार में मिलता है, 0.25 ml 1 लीटर पानी में डालना, जिससे वो जीवाणु रहित हो जाएगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। Thank you.